मोहनलाल पेशे से तो वकील थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे। इस कारण अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली समय में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन की हताशा दूर ना हो तो अपने बड़े बेटे श्याम को बुरा भला कहना, यही था मोहनलाल का दिनचर्या। बड़ा बेटा श्याम भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। मोहनलाल का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि छोटे बेटे रोहन सरकारी नौकरी पर थे और एक डॉक्टर तो एक पुलिस था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। जितना रुपया पाकर मोहनलाल का दिन खुश से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नज़र शाम पर पड़ती वैसे ही उसकी हंसी गम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि शाम भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करे। परंतु शाम का मन पढ़ाई में ना लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज़ शाम को गाली देना और घर का सारा काम शाम से ही करवाना, यह सब शाम की आदत हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर मोहनलाल को सुनाता तो उसका गुस्सा शाम पर 2 गुना फटता था। शाम को अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से कटवा कर जानवर को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को मोहनलाल के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसके इनाम में गालियाँ मिलती थी, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी मोहनलाल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकलता था। जब कभी भी वह ज़्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फ़ोटो को गले से लगाकर बहुत रोता, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन मोहनलाल कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे कि तभी शंभू एक मिठाई का डब्बा लेकर वहाँ आया और शाम को यह मिठाई का डब्बा दिया। यह कह देखकर श्यामलाल का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि मोहनलाल बड़ा ही इच्छालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। मोहनलाल ने भौहें देखकर डिब्बे में से एक लड्डू निकालकर शाम को देते हुए कहा, बेटा आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर शाम खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी मोहनलाल ने शाम को घूर कर देखा तो शाम झटपट कर एक कोने में खड़ा हो गया। मोहनलाल ने शाम की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है और एक तू है जो भैंसें चराता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया है कि पढ़ ले, तूने मेरी बात ही ना मानी। अरे तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, समझा? शंभू यह देखकर शाम को पर तरस आ जाता है। उसने नरम स्वर में मोहनलाल से कहा, अरे भैया क्यों बुरा भला कह रहे हो इसको? इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो नहीं लगता, इस तरह आप इसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आप ना शाम की शादी कर लो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और शाम का भी ख्याल रखेगी। मोहनलाल ने शाम की तरफ देखा और फिर शंभू से कहा, अरे इससे अभागे से कौन बहेगी? अपना बेटी, इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर ना दे दे। शंभू ने कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है रज्जो, आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाएं। मोहनलाल ने शंभू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वह तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को नहीं बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, तो कैसे कर पाऊँगा? शंभू ने जवाब दिया, अरे आप ही कमाल करते हो। अब श्याम जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो फिर एक बार सोच लो, बिटिया बहुत संस्कारी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। मोहनलाल ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल ही भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ,
पड़ा पड़ा खाता रहता। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही ना होता तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू ने मोहनलाल को समझाते हुए कहा, ऐसा मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बात में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। मोहन ने जवाब दिया, अरे कर ले जाकर तो क्या फ़र्क पड़ेगा हम पर, अरे हमारे तो दो दो बेटे कमा रहे हैं। अरे कल मरे तो आज मरे, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। मोहनलाल की एक एक बात शाम को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज अब उसने अपने जीवन को ख़त्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ के सामने फांसी लगा ली। जब रात आधी हो गई और शाम घर वापस नहीं लौटा तो मोहनलाल ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब मोहनलाल खेत पर गए। वहाँ वह नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गया, क्योंकि नीम की पेड़ पर शाम की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने शाम की लाश को नीम के पेड़ से नीचे उतारा और उसका क्रियाक्रम किया। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद मोहनलाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर, और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी भी पुलिस वाली। समय के साथ साथ मोहनलाल की उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते। कोई भी काम करने पर उसकी छाती फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में एक हॉस्पिटल खोल लिया और दोनों मियाँ बीवी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों ही मियाँ बीवी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी मोहनलाल वहाँ आके अपने छोटे बेटे रोहन से कहा, बेटे, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। बेटा ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। रोहन ने कहा, बापू आप जानते हैं ना शहर का, अभी लोग खुद किराए पर रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे। वैसे भी बापू हमारे पास ये इतना बड़ा घर, इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे। मोहनलाल ने निवेदन किया, बेटा इतने बड़े घर में मैं अकेले रह क्या क्या करूँगा। अरे मुझे तो कुछ किया भी नहीं जाता, मेरा देखभाल कौन करेगा। रोहन ने मोहनलाल को समझाते हुए कहा, बापू आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले रहे हैं। बस यहाँ ये घर बेचेगा और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, ये 2-4 दिन की में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 10 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। और जब शहर पहुंच जाओ तो ये रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और फिर रोहन मोहनलाल को अपने गले से लगाता है और उनके पैर छूकर वहाँ से चला जाता है। आज इतने बड़े घर में मोहनलाल अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूँथा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि वो आटा भी सही से गूँथ जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे श्याम की याद आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज़्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने शाम का अक्स नज़र आने लगा। वो शाम का आटा गूँथना और रोटी बनाना, एक एक करके उसकी सभी दृश्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। उसकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू छलक उठे और मन में सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ ही होता तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती। कम से कम वो अपने घर में तो रहता और खाना बनाती। शाम मेरे घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह ही कुर्सी डालकर बैठकर अखबार पढ़ता। परंतु अब सपनों के देखने से होने वाला क्या था। जो कुछ उसने किया आज वह उसके सामने था।
2-4 दिन यूं ही गुजर गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ ने रुपए देने के लिए कहा था। सेठ ने घर में कागज़ पर साइन करा लिया और मोहनलाल को 10 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही मोहनलाल शहर जाने की तैयारी कर ली और मोहनलाल ने रोहन को फ़ोन करके जब सब बता दिया कि वो बस स्टेशन पर उसका इंतज़ार करेंगे। कहे मुताबिक मोहनलाल वहाँ पहुँच गए और बैठकर रोहन का इंतज़ार करने लगा। तभी वहाँ रोहन आ गया और मोहनलाल के पास आकर कहा, बापू आप पैसा लाए हो ना, मुझे दे दो। वो जो मैंने नया घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी रुपए नहीं दिए तो वह अपना घर किसी और को बेच देगा। मोहनलाल ने रुपए का बैग झटपट से रोहन को दे दिए। रोहन ने रुपए लेकर मोहनलाल से कहा, बापू आप यहीं बैठो, मैं सेठ को अभी रुपए देकर आता हूँ। और मोहन अपने बापू को वहीं बैठकर रुपए लेकर वहाँ से चला गया और मोहनलाल वहीं बैठकर इसका इंतज़ार करने लगा। समय धीरे धीरे काफ़ी बीत चुका था, परंतु रोहन अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। मोहनलाल बहुत ही चिंतित था कि रोहन अभी तक क्यों नहीं आया। उसे रहा नहीं गया तो उसने एक राहगीर से वही फ़ोन नंबर लगवाया जो उसे रोहन ने दिया था, परंतु फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब मोहनलाल की चिंता और भी अधिक बढ़ चुकी थी। वो हताश बैठा ही हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखी जिस पर रोहन बैठा हुआ था। वह दूर से ही रोहन का आवाज़ लगाने लगा, परंतु रोहन मोहनलाल को पास से देखता हुआ निकल गया। आज रोहन ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था जिसकी उम्मीद मोहनलाल को बिल्कुल भी ना थी। अब मोहनलाल वहीं बैठकर रोने लगा। अब अंधेरा काफ़ी ढल चुका था। मोहनलाल के पास 100 रुपये थे जो उसके घर वापस आने के किराए के लिए उपयुक्त थे। मोहनलाल बस में बैठकर घर आ गया। घर क्या गांव आ गया, क्योंकि अब घर तो सेठ का हो चुका था। अब उसके पास घर नहीं था तो रात को अकेले गांव की चौपाई पर बैठकर काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू को पोंछ कर उठा और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास गया जहाँ शाम ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठ के दहाड़ कर मार कर रोने लगा और रोते हुए कहा, बेटा शाम आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बापू इतना बूढ़ा हो गया है कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना पाता है। आज बहुत अरसे हो गए हैं तेरे हाथ का खाना खाए। आज फिर से तेरा बापू तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा? आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने पर आ रहा है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर में स्वीकार करेगा ना? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते हैं वह फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली। 5-6 मिनट तक वह फड़फड़ता रहा और फिर एकदम शांत पेड़ गया। उसकी गर्दन नीचे लटक गई थी और अंतिम धाम को चला गया था।